गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपने एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लिया है और मैं यहाँ की फैकल्टी हूँ और अभी डिपार्टमेंट में सीनियर मोस्ट हूँ। इस नाते मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ उससे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड अपन बनाना चाहते हैं कि जिस पेपर को मैं पढ़ाऊँगा उससे पहले फिजिक्स का स्कोप के बारे में आपको बताना चाहिए कि भाई आपने जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मैं इसको बताना चाहूँगा। फिजिक्स बेसिक सब्जेक्ट है, आपको सबको ध्यान है। चाहे किसी भी स्ट्रीम में चले जाएं, चाहे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में चले जाएं, चाहे बायोलॉजी की स्ट्रीम में चले जाएं, बिना फिजिक्स के काम नहीं चलेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको हर जगह वहाँ पर मिलेगी। मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, उसका कारण ये है कि बायोलॉजी में अपने को लगता है कि मैथमेटिक्स है नहीं, मगर बिना मैथमेटिक्स के कोई भी मॉड्यूल कोई भी डेरिवेशन संभव नहीं है। तो वो तो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसकी रग रग में समाया हुआ है। ये तो आप सोचे नहीं कि भाई मैथमेटिक्स का मैंने नाम नहीं लिया तो नहीं है, तो ऑलवेज देयर है। मगर खैर अब मैं अब छोटा सा अपन काम करते हैं कि भाई एमएससी फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि भाई आप जो एमएससी फिजिक्स में एडमिशन है बड़ी मुश्किल से होता है। 75% तक आपका स्कोर है तब जा कर के आपका एडमिशन हुआ है। आप बचपन में अच्छे थे तब आपके पेरेंट्स ने आपको साइंस दिलवाई। जनरली 95% जो पेरेंट्स हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनको साइंस दिलवाते हैं, ठीक है ना? और उसमें से कुछ को बायोलॉजी दिलवाते हैं, कुछ को मैथमेटिक्स दिलवाते हैं 12th में। फिर उसके अकॉर्डिंगली काम। तो आप पहले अच्छे बच्चे थे, ये प्रूव्ड है, इसमें कोई देने की जरूरत नहीं। उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आए। ग्रेजुएशन में हो सकता है कि किसी का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, बात नहीं, हार्डली मैटर कि नहीं हुआ। बाकी सब इंजीनियरिंग तो आपके लिए मौजूद ही थी, दूसरी जो रूटीन जो, तो आपने उनको छोड़ करके बीएससी को प्रीफर कर, ठीक है ना? ये अच्छा डिसीजन था मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की जो भीड़ आई है, उसके बाद में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंजीनियरिंग में उतनी नहीं है जितनी कि दूसरे बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट में मौजूद है। इंजीनियरिंग में भी या बायोलॉजी में केवल जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं वो सस्टेन कर रहे हैं, और जो बीच में कुछ सब्जेक्ट जो थे जिनका डेवलपमेंट रिसेंटली कुछ डेकेड्स में हुआ था, वो अभी हमारे यहाँ इतने अच्छे नहीं चल रहे। ये नहीं कि वो अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, मगर हमारे यहाँ जो अभी जो अपनी ज़रूरत है, नेशन की ज़रूरत है, उसमें वो अभी उतने अच्छे डेवलपमेंट या आउटपुट नहीं दे पा रहे। कोई बात नहीं, फ्यूचर में जब सारी फैसिलिटीज़, लैब्स की फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ और ज़्यादा नेशन के अंदर डेवलप हो जाएगी, तब हमें डेफिनेटली इस बारे में और अच्छा इसको देखने को मिलेगा। मगर जो फिजिक्स है, फिजिक्स बहुत ही फंडामेंटल, मैंने बताया कि मैं मेरे जो यूजुअली स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि भाई जो साइंस के अंदर है, मैं फिजिक्स को मदर के रोल में रखता हूँ, ठीक है ना? मदर का मतलब ज़्यादातर जो साइंस की ब्रांचेज हैं वो इसी से निकली हुई हैं। अपने को लगता है कि बायोलॉजी वगैरह थोड़ी अलग है, मगर मैं इस बारे में अभी कमेंट नहीं करूँगा। इन जनरल मेरा परसेप्शन है कि और मैं इसको डिफेंड भी करूँगा कि भाई मदर के रोल में फिजिक्स कैसे स्टैंड करती है। तो जिस तरीके से मदर घर में इंडिस्पेंसेबल है, वैसे ही किसी भी ब्रांच में आप साइंस की में चले जाएं, मैं साइंस की बात छोड़ करके दूसरी और जो स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो कॉमर्स की स्ट्रीम हो, चाहे अपनी आर्ट्स की, सोशल साइंसेज की, सबकी स्ट्रीम हो, सब में कहीं ना कहीं फिजिक्स का जरूर उपयोग। तो आप बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं कि भाई आप ने ये स्ट्रीम ले करके एमएससी फिजिक्स में करने का लेकर के आगे बढ़ने का 2 साल आपको खूब अच्छे मिलेंगे।
2 साल में आप जब खूब अच्छी मेहनत करेंगे तो ये मान के चले कि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड है। बिल्कुल निश्चित रहना है कि फ्यूचर के बारे में आपको किसी तरह की चिंता नहीं करनी, मगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप छोटी-छोटी चीज़ों की मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे और तो आपके पास सारी लाइन्स मतलब टीचिंग, रिसर्च के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की सबकी लाइनें आपके लिए खुली हुई हैं। तो सब्जेक्ट की नॉलेज लेकर के, फंडामेंटल चीज़ों को सीख करके, प्रैक्टिकल में अपने आप को मास्टरी करके, आप अपने आप को एनरिच करेंगे और जीवन के जिस भी शाखा में जाएँगे डेफ़िनेटली आप बहुत आगे रहेंगे। मैं जैसे हमारे कॉलेज के अंदर देखता हूँ, कॉलेज एजुकेशन के अंदर देखते हैं, फिजिक्स वाले बहुत मतलब ये कहें कि कमिटीज़ वगैरह में जो कॉलेज की कमेटी वमेटी दूसरे काम होते हैं, वो खूब आगे रहते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर फ़ैमिलियर होते हैं, प्रैक्टिकल से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जानते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो थोड़ा-सा एक कन्वीनियंस ही हो जाती है कि भई अपने को काम कैसे करना है। एनीवे खैर अपन उस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाएँगे। मैंने जैसे बताया कि आपको सारी लाइन्स आपके लिए खुली हुई हैं। टीचिंग लाइन चाहे स्कूल की हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की हो, ये बिल्कुल ओपन फील्ड है आपके एमएससी करने के लिए। उसके अलावा रिसर्च का सबसे बड़ा और आज की तारीख में जिस तरीके से अपने गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, वो रिसर्च को बहुत बढ़ावा दें। रिसर्च में जाने से पहले आप लर्निंग बहुत करें। छोटी सी बात आप वैसे रिसर्च के लिए नहीं, सभी में आप जाएँगे तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है कि भाई थ्योरेटिकल अपने कोर्स कर लिया, ये कर लिया, हाँ, उससे मतलब नहीं। लर्निंग से मतलब है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर संभव है तो उस प्रैक्टिकल से उससे रिलेटेड कोई जो प्रैक्टिकल है, तो उसको अपने हाथ से बनाने की कोशिश करें। थोड़ी-सी बनाने की कोशिश करें। छोटी-सी भी चीज़ है, उसको बनाने की कोशिश करें। और जो अपने दैनिक आस-पास को जो घट रहा है, उसको साइंस से जोड़ने की कोशिश करें कि भई ये जो चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? उसका क्या कारण हो सकता है? क्या हमने जो पढ़ा है, वो उसमें कहीं काम आ रहा है? काम आ रहा है तो कैसे काम आ रहा है? कौन से लॉ से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप थोड़ा-सा जो अपनी अप्रोच है, वो ये करेंगे, तो डेफ़िनेटली मेरा मानना है कि आप और ज़्यादा पहले से बेहतर होंगे। आप बेहतर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि आप सबसे अच्छे बच्चों में से करके थे। उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन में 75% के अराउंड स्कोर करा है, तो आप नो डाउट और अच्छे, बहुत अच्छे हैं, पर मगर और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं इन चीज़ों को जो पिछले जो बैचेज़ निकले हैं, कुछ वर्षों में निकले हैं, वैसे तो कॉलेज टीचिंग पढ़ाते हुए करीब-करीब 36वाँ साल है, 36th ईयर चल रहा है मेरा, 84 से मैं कॉलेज एजुकेशन में हूँ और ये 36th ईयर है मेरा। इन बीच में जो बच्चों से इंटरेक्शन हुआ और बच्चों की जो नीड है, वो बहुत कुछ पता पड़ जाती है कि वो बच्चों की क्या ज़रूरत है, क्या तो आप लोग बेसिकली अगर विषय के बारे में बहुत डीप समझना है, अच्छा समझना है, तो थोड़ा-सा एक छोटा-सा काम करें कि आप पढ़ने के साथ-साथ कुछ पढ़ाना शुरू करें, थोड़ा-सा पढ़ाना शुरू करें। पढ़ाने का मतलब घर में कोई छोटा भाई-बहन हो उसको आप पढ़ा दें, उससे रिलेटेड पढ़ा दें। घर में नहीं है छोटा भाई-बहन तो फिर मोहल्ले में जो नीडी है उसको पढ़ा दें। हाँ, तो ये आप छोटा करें। जब आप पढ़ाएँगे तो पढ़ाने से सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है और अपनी जो कमियाँ हैं, वो उसी से पता पड़ती है। किसी को पढ़ाना उतना आसान काम नहीं है। उससे पहले आपको 10 शीट की तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से सब्जेक्ट में मास्टर हो जाएँगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये एक छोटा-सा मेरी आपको एडवाइस है कि आप पढ़ने के साथ-साथ पढ़ें और कोई नहीं मिलता है तो सबसे बढ़िया है कि अपने जो साथी लोग हैं, उनका ग्रुप बना लें और उनमें आप एक-दूसरे को शेयर करें, पढ़ाना शुरू करें। एक-दो पढ़ाने का मतलब है बाद में जब क्लास खाली हो, तो क्लास में खड़े होकर के उनको एक-दूसरे को लेक्चर देना शुरू करें। ये भी आप कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा बढ़िया एक्टिविटी है। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये मेरा ऐसा मानना है।
फिजिक्स का जैसे मैंने आपको बता दिया कि बहुत अच्छा है, स्कूल पे सब कुछ है। अब अपन अपने सब्जेक्ट के बारे में आते हैं। आपको पता है कि जो 4 पेपर्स हैं फिजिक्स के प्रीवियस के अंदर, ठीक है ना, उसमें से हम जो है 2 फैकल्टी मेंबर हम मिल करके आपको ये 4th पेपर पढ़ाएंगे। तो 4th पेपर का नाम मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, और नाम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उनकी फंडामेंटल चीज़ है वो कवर करेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका है, एक तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, उसके बाद में 2 पोर्शन है, ठीक है, वो है कंप्यूटेशनल मेथड। कंप्यूटेशनल मेथड के बारे में आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। मैथमेटिक्स की जहाँ तक मुझको ध्यान है, शायद सेकेंड या थर्ड ईयर में आपके कहीं आया हुआ कंप्यूटर मेथड्स के बारे में, कंप्यूटेशन वहाँ आएगा। तो आप इससे पहले से परिचित हैं। परिचित होने के साथ साथ मेरा जो अनुभव अभी तक का है उसमें यह है कि बच्चे केवल मेथड्स के बारे में जानते हैं, उनको कैसे काम में लेना है, कहाँ काम में लेना है, ये नहीं जानते। आपको कह दिया तो आपने कहा कि हाँ जैसे न्यूटन मेथड है तो न्यूटन मेथड की आपको प्रॉब्लम दे दी तो आप सॉल्व कर देंगे, मगर इसका आउटपुट कहाँ है, ये एप्लीकेबल कहाँ होगी, कैसे काम आएगी, इस बारे में हमें नहीं पता पड़ता। मैथमेटिक्स में कम से कम नहीं पता पड़ता। तो हम आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे कि इसको ये चीज़ें पहले पढ़ाएंगे एक फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि इसको कैसे रियल में लाइव उसमें लेके आए, और उसके बाद में फिर इनको बाकायदा प्रोग्रामिंग के रूप में काम में लेते हुए जो कंप्यूटर प्रोग्राम बन रहे हैं उसमें इसको अपन अप्लाई करें। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर का रिलेटेड जो आपको प्रोग्रामिंग का जो बेसिक चीज़ है उसमें पता पड़ेगा कि किस तरीके से छोटी छोटी बातें जीवन में काम में। तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटा सा चीज़ जो बताया था कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वही है जो आपका ग्रेजुएशन के अंदर, इसका मतलब 3 सेक्शंस आएंगे, और 3 सेक्शन में पहला जो सेक्शन होगा छोटे सवालों का होगा, सेकंड सेक्शन होगा मिडिल क्वेश्चंस का होगा। छोटे सवालों का मतलब 50 वर्ड की लिमिट होगी, मिडिल वाला है उसमें अराउंड 200 की एक लिमिट रहती है, और एक तीसरा सेक्शन बड़े सवालों का होगा जिसमें अपने को 500 वर्ड तक की लिमिट के डिस्क्रिप्टिव सवाल पढ़ना। क्योंकि मैं आपको इसका जो सेकंड पोर्शन है, पहला पोर्शन दूसरे से पढ़ाएंगे, वो अपने आप आपको बताएंगे पूरा डिटेल के अंदर। तो इसका सेकंड और थर्ड पोर्शन है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, उस बारे में हम अपने बात करेंगे। कंप्यूटेशनल मेथड और प्रोग्रामिंग, ये बेसिकली जो पोर्शन रहेगा वो मेरे नाम रहेगा। तो मैं जल्दी से आपको इसके 5 जो यूनिट है छोटा सा ब्रीफ एक आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, जिससे कि पता लगे कि भाई हमें किन किन टॉपिक्स पे पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ छोटी सी बात भी बताना चाहूँगा कि आपको 11th की 12th की चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी MSc प्रीवियस के, कहाँ पढ़ेगी कैसे पढ़ेगी ये मैं आपको पर्टिकुलर स्पेस पे बताऊंगा। मगर अगर किसी के पास नहीं है तो एक काम करें कि आप अपनी 11th की बुक्स को, स्पेशल 11th का जो पहली किताब होती थी, ठीक है ना, फर्स्ट जो उसका पेपर है, उस किताब को आपको अपने पास रखना है। मैं जो अपना कोर्स की जो शुरुआत करूँगा वो 11th के पहले चैप्टर से ही करूँगा। वहाँ से आपको जहाँ वो एरर वगैरह के नाम आपने पढ़े हुए हैं, त्रुटियों के बारे में, वो चीज़ 11th में आपने पढ़ी, वहाँ से अपना काम शुरू होगा। सब्जेक्ट का स्कोप कैसे बढ़ेगा, कहाँ आगे बढ़ेगा, ये सब मैं आपको डिटेल के अंदर। तो एक बार मैं अपने आप को यही विराम देता हूँ और अगले लेक्चर की तरफ आगे। थैंक यू वेरी मच।